मॉर्निंग। कल लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशो में चेंज हुआ था तो ऐसी कंडीशन में जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पहले से बढ़े हुए थे बैलेंस शीट में, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में, उनके बारे में हमने सीखा था कि उनको पार्टनर्स बांट देते हैं अपने ओल्ड रेशो में और उनको न्यू बैलेंस शीट में अब शो नहीं करते। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आया होगा कि क्यों हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज रिजर्व्स या प्रॉफिट्स की तो ज़रूरत हमें बाद में भी पड़ती है। भाई आप एक बात सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हुआ है ना, बट रिजर्व्स तो फ्यूचर में भी चाहिए। प्रॉफिट लॉस का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी फ्यूचर में चाहिए। कोई वर्कर्स के लिए हमने कोई कंपनसेशन के रिजर्व्स क्रिएट किया हुआ है तो वो भी फ्यूचर में चाहिएगा। तो आप एक बात समझ लेना कि जो हमने कल सीखा कि रिजर्व्स को एंड प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो कंपल्सरी नहीं होता है। वो पार्टनर्स के पास में केवल एक ऑप्शन होता है कि चाहें तो वो इन रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को ओल्ड रेशो में ही बांट सकते हैं। और क्यों ओल्ड रेशो में बांटेंगे? बिकॉज वो रिजर्व्स या प्रॉफिट क्रिएट किए गए थे ओल्ड फर्म के द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो किस रेशो में क्रिएट किए गए होंगे? ओल्ड रेशो में। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड रेशो में ही किया गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो एक ऑप्शन है कि पार्टनर्स चाहें तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता। अगर पार्टनर्स को ये लगता है कि भाई रिजर्व्स तो हमें अभी भी मेंटेन करके रखने चाहिए या वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व्स अभी भी हमें चाहिएगा, बिकॉज फ्यूचर में हो सकता है कि शायद हमें किसी वर्कर को कोई कंपनसेशन देना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को या वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यानी कि आपके माइंड से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को बांटा गया था वो केवल एक ऑल्टरनेटिव था पार्टनर्स के पास में कि अगर वो ऐसा अडॉप्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं। बट अगर पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि वी नीड द रिजर्व्स इन फ्यूचर ऑल्सो, वी नीड दिस वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व्स इन फ्यूचर ऑल्सो, तो ऐसे में वो इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अब बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूट तो चलो किया नहीं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को एंट्री भी नहीं करेंगे। बिकॉज आप खुद सोचो, ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स क्रिएट किए गए थे ओल्ड फर्म के द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, यानी कि प्रॉफिट रेशो में चेंज होने से पहले। तो ये क्रिएट तो किए गए थे पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, और अब जब फ्यूचर में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो होगा पार्टनर्स के नए रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट रेशो अब चेंज हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन रिजर्व्स का या इन प्रॉफिट्स का एक नेट इफेक्ट निकालना होगा, और हम उस नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन जो करेंगे वो नेट इफेक्ट यानी कि हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर, यानी कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया या किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसके बेसिस पे निकाला जाता है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इफेक्ट, जिसकी हेल्प से हम कुछ एंट्री पास करें। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो क्या है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हमें रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बैलेंस शीट में हमें एज इट इज शो करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए गए हैं कि ऐसी कंडीशंस में हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें सबसे पहले वो सब रिजर्व्स या प्रॉफिट्स या लॉसेस को एक्युमुलेट करना है, यानी कि उन सब का एडिशन करके निकालना है, और उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग मेरी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द नेट इफेक्ट, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो भी ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व्स है या कंटिजेंसी रिजर्व्स है। कंटिजेंसी रिजर्व्स विच इज क्रिएटेड फॉर द कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो फ्यूचर में हो सकती है।
तो उसके लिए भी अगर हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये तीनों तो हम ऐड कर देंगे। अगर बाय चांस बैलेंस शीट और बैलेंस शीट की एसेट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो हम माइनस करेंगे। अगर कोई एसेट में ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फिक्टिशियस एसेट्स में आता है वो पड़ी हुई है तो वो भी हमें यहाँ माइनस करनी पड़ेगी। एंड वी विल गेट द नेट इफेक्ट, यानी कि इस सब रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एग्रीगेट क्या बैठ रहा है, दैट एग्रीगेट इज कॉल्ड द नेट इफेक्ट। पहला स्टेप हम ये कर लेंगे। दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने की वजह से किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया। तो वही सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालते हैं, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से उनके न्यू रेशियो को माइनस करके। अब हमें बनानी है एक एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री वही पहले वाली होती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने की वजह से जो पार्टनर गेन करेगा वो कंपनसेशन पे करेगा, और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको एक कंपनसेशन मिलेगा। और ये कंपनसेशन अब की बार कौन से अमाउंट के ऊपर निकाले जाएगा, जो हमारा नेट इफेक्ट निकल के आ रहा है, यानी कि दिस टाइम द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नेट इफेक्ट। तो और क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात वही है, अगर गिवन है दैट पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो यहाँ कैपिटल अकाउंट की जगह पे हम करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये नेट इफेक्ट कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। पॉजिटिव है तो हमने एंट्री करी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन केस अगर बाय चांस ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। यानी कि हमने आज का यही हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें क्वेश्चंस में गिवन ये होगा कि पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हमें इन रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बल्कि हमें एडजस्टमेंट करनी है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या करेंगे आप, सबसे पहले नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन हम निकालेंगे, तो बस उसके बाद में फिर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की हम एंट्री बनाएंगे, और ये अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ऑन द वैल्यू ऑफ द नेट इफेक्ट। तो अब बात ये की जाती है कि दो ऑल्टरनेटिव्स हो गए हैं पार्टनर्स के पास में। एक ऑल्टरनेटिव क्या रहा कि भाई वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो कि हमने कल सीखा था। एक ऑल्टरनेटिव ये रहा कि भाई वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और नेट इफेक्ट निकाल करके तब वो एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। अब क्वेश्चन में बात ये आती है कि अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है या नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में क्लियरफाई नहीं कर रखा, तो ऐसी कंडीशन में आप कल वाला टॉपिक का ऑल्टरनेटिव लेके चलेंगे। यानी कि अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट लॉस अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है बट हमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि उसका क्या ट्रीटमेंट करें, तो हम उसका कल वाला ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि उसको हम पार्टनर्स में उनको डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही क्यों, बिकॉज वो ओल्ड फॉर्म में ही कमाए थे तो वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कराया था। ये वाला ट्रीटमेंट तब करेंगे जब हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन हो कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, दे मेड द सिंगल एंट्री विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं स्टोरी बेस्ड। 3 पार्टनर्स ABC हैं एंड देयर ओल्ड रेशियो वाज 3:3:2 एंड देयर न्यू रेशियो इज इक्वल। बैलेंस शीट में उसने कहा कि अपीयर कर रहा है जनरल रिजर्व्स। मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा, उसकी लाइन पे ध्यान देना। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बल्कि हमें बनानी है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब उसने क्या कहा कि आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में क्या गिवन है 3:3:2 का, न्यू रेशियो है उनका 1:1:1। जनरल रिजर्व्स अपीयर कर रहे हैं 72,000 क्लियरली मेंशन किया गया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बल्कि हमें पास करनी है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स का अब की बार नेट इफेक्ट की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज नेट इफेक्ट तो हम तब बनाते हैं जब कई सारे अमाउंट गिवन हो। अब की बार तो हमें मालूम है कि भाई एक ही अमाउंट हमारा है बस रिजर्व, जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो नॉर्मली स्टेप होता है नेट इफेक्ट, बट क्योंकि केवल सिंगल अमाउंट है उसमें शो करने के लिए, तो अलग से हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे। क्या करेंगे आप, वही सेम सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे। पहले ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके, ए कर रहा है सैक्रिफाइस 1/24 से, बी कर रहा है सैक्रिफाइस 1/24 से, और सी अगर आप देख रहे हो उसका क्योंकि नेगेटिव आ रहा था तो वो 2/24 से कर रहा है गेन। अब हमें बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें जो गेनिंग पार्ट का है वो कौन है, सी। तो सी कैपिटल अकाउंट है विच 2 sacrificing partners and A or B, so to A's capital account and to B's capital account. But ये amount of gain and sacrifices हम किसके ऊपर निकालेंगे, on the value of net effect। यहाँ net effect में क्या आ रहा है, केवल रिजल्ट आ रहा है जो कि है हमारा 72,000 rupees का। तो 72,000 rupees के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे ये सब gain and sacrifices, और उसकी हम क्या बनाएंगे, that is gaining part damage to sacrificing partners। तो 72,000 rupees का रिजल्ट जिसके ऊपर सी ने गेन किया है 2/24, दैट्स टू बी 6,000। ए ने सैक्रिफाइस किया हुआ है 1/24, दैट्स टू बी 3,000, और बी ने सैक्रिफाइस किया हुआ है 1/24 एंड दैट्स टू बी 3,000। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको कि बस अच्छा अगर कुछ भी नहीं कह रखा, आखिर में कह दिया पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो भी आप समझ जाना कि बस हमें ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो उसको अडॉप्ट करना है। अब हम एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप लैंग्वेज पे जरा ध्यान देना। उसने कहा डी ई एंड एफ 3 पार्टनर्स, ओड रेशो है 5:3:2 का। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3:5। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट्स without affecting their book values and by passing an adjustment entry। तो उसने क्या कहा कि हमें कुछ अमाउंट्स गिवन हैं और क्लियरली मेंशन किया गया कि हमें उनका इफेक्ट दिखाना है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी कि हमें उनके बुक वैल्यूज को छेड़ना नहीं है, एंड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो याद रखना कि एडजस्टमेंट एंट्री अगर बनाने के लिए क्या रखी हो तो हमारा आज वाला कंसेप्ट रहेगा, ना कि कल वाला। तो क्या करना, अब कौन कौन से अमाउंट्स गिवन है, हमें रिजर्व्स गिवन है, कंटिजेंसी रिजर्व्स भी हमें गिवन है, ये भी एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ही होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, और साथ में हमें दिया गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का वैसे भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, इसका हमेशा बैलेंस डेबिट ही होता है, और चाहे उसके लिए वो कहे या ना कहे। तो शुरुआत हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 5:2 का, और पार्टनर्स का न्यू रेशियो में दिया हुआ है 2, 3 and 5 का, और हमें गिवन है जनरल रिजर्व्स, कंटिजेंसी रिजर्व्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड फॉर एनी कंटिजेंट लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है, साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस हमें गिवन है। तो स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है अपनी नेट इफेक्ट की वैल्यू, जिसमें हमने रिजर्व्स, कंटिजेंसी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट बैलेंस को तो हमने जोड़ा, और उसमें से अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो हमने माइनस किया है, और ये निकल के आ गया है हमारा नेट इफेक्ट जो कि पॉजिटिव आ रहा है। अब नेट इफेक्ट निकालने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 2 क्या करते हो, गेन या सैक्रिफाइस निकालते हैं पार्टनर्स का। तो हमने निकाला है सैक्रिफाइस और गेन DEF का। उनके ओल्ड शेयर थे 5/10, 3/10 एंड 2/10। उनके नए शेयर हैं 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो D कर रहा है सैक्रिफाइस 3/10 से, E कुछ नहीं कर रहा, और F कर रहा है गेन बाय 3/10। अब हमें लास्ट में बनानी है अपनी एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि मैंने बताई थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें, F है, तो F's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट। E क्योंकि कुछ नहीं कर रहा तो उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं लेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि अब की बार ये अमाउंट्स ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम किसके ऊपर निकालेंगे, ऑन द वैल्यू ऑफ द नेट इफेक्ट व्हिच अमाउंट्स टू 1,50,000। तो 1,50,000 रुपीस के ऊपर 3/10 दैट्स रुपीस 45,000, और जो D ने किया सैक्रिफाइस वो भी 3/10 है,
तो वही 1,50,000 इंटू 3/10 अमाउंट्स टू 45,000 और नरेशन क्या रहेगी इसकी एडजस्टमेंट एंटी पास्ट। तो ये हमारा टॉपिक हुआ है कंप्लीट और इसमें आप ध्यान से फिर से समझो कि हमने कल और आज को अगर मैं इकट्ठा करूं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कोई रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का गेट बैलेंस भरा है और क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि हम इसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और न्यू बैलेंस शीट में हम उसको कैरी नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे इसमें कल वाला कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया था। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हमें इनकी ज़रूरत फ्यूचर में भी हो सकती है, इसलिए हम तो इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं या हमें इनको बैलेंस शीट में अभी भी दिखाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं होगा कि हम इसको एंट्री भी नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया था इनको हमने क्रिएट किया हुआ था ओल्ड रेशियो में और फ्यूचर में बढ़ने वाला है न्यू रेशियो में, तो उसकी वजह से हम इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि इनका ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन द गेनिंग एंड ऑन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उस कंडीशन में हमें क्या गिवन होगा कि हमें पार्टनर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और वी हैव टू पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो एक वर्ड है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वो भी हिंट है इस चीज़ का कि हमें कल वाला टॉपिक नहीं लेना बल्कि आज वाली तरीके से हमें इसको टैकल करना है। तो उसमें मैंने आपको स्टेप बता दिए थे, नेट इफेक्ट निकालोगे, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ऐसी कंडीशन में अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो फर्दर आगे तो आप इन रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को बाकायदा बैलेंस शीट में शो करेंगे बिकॉज इट इज हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्ट द एडजस्टमेंट एंट्री हैव बीन पास्ड फॉर दीज रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट्स। एक बात मैंने आपको क्या बताई लास्ट में कि अगर हमें बाय चांस रिजर्व्स पीएल ये सब अमाउंट्स गिवन है और नहीं बता रखा कि हम इनका ट्रीटमेंट क्या करें, बांटें या फिर ना बांटें, तो ऐसी कंडीशन में तो फिर आपको कल वाला कंसेप्ट लेना होगा, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन these reserves and profits will be distributed among the partners in their old ratio and will not be shown in the new balance sheet। कल का हमारा टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जो कि हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट करके वर्ड यूज़ किया था कल, बट वो बहुत ही माइनर सा उसका यूज़ था। कल हम बहुत डिटेल्स में देखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, why do we revalue the assets and liabilities and how do we prepare the revaluation account and what are the different accounting entries regarding this। ये हमारा टॉपिक रहेगा कल का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है और साथ साथ आप नोट्स अपने जो भी मैं वीडियोस देता हूँ इनके आपको नोट्स भी बना लेने हैं, तो आपका टॉपिक ये रहेगा।